लेक्चर में हमने लोन अकाउंटिंग पढ़ी थी। जिन जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगा है वो जरा हैंड रेस करें। एक दो तीन चार। मतलब अगर हम क्लास में ऑलमोस्ट 50 45 50 बच्चे हैं, बट ऑलमोस्ट चार मतलब 90% बच्चों को वो कॉन्सेप्ट आसान लगा है ना, मतलब समझ में आ गया है। जिन लोगों को डिफिकल्ट लगा है उन्हें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट भी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इंडियन अकाउंटिंग से तो डिफरेंट था, तो आप वैसे भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इतनी एक्सपेक्टेशन सभी को रखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा लेवल टफ होगा। ऐसे बिल्कुल केक वॉक नहीं है कि बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल एग्जाम को पास कर ली जाएगी। दैट्स वाई हम आपको बेसिक क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लोन अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको दो बात तो समझ में आ गई होगी। एक, कैरिंग वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर कैरिंग वैल्यू क्या होती है। आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि आपने लोन, या ये कहिए कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपने इन्वेस्ट किया है बिटवीन द इंटरेस्ट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको इसकी, कई बार बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो इसकी जनरल एंट्री में स्ट्रगल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेट से आपने किसी कंपनी के, आपका नाम ले लेते हैं, हमें कोई एक पर्टिकुलर एक पर्सन को यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम हम यहां पर ले लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सभी बच्चे थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करें, बार बार ऐड करना पड़ता है। तो सर हमने, ये थे मिस्टर रोहन, और ये थे मिस्टर मोहन, और ये है एक कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंपनी का नाम भी ले लेते हैं, ये कंपनी है, ठीक है। मिस्टर रोहन ने इस कंपनी के नोट पेबल खरीदे हुए हैं, को बाय कर रखा है। नोट पेबल को सर बाय कर रखा है, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और कंपनी ने इनको बोला है कि ये $1000 का इन्वेस्टमेंट है ना। कितने का सर? $1000 का इन्वेस्टमेंट है। आपको हम कुछ इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट जो देंगे हम वो एनुअली नहीं देंगे। हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो 6 मंथली देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथली आपको मिलने वाला है, 6 मंथ, है ना। बच्चे फिर डिले आते हैं और थोड़ा सा फिर 6 मंथ में हम देने वाले हैं। और कंपनी ने डेट डिसाइड कर रखी है कि हम 6 मंथ में भी एक बार आपको दे देंगे, 31 मार्च को दे देंगे, और एक बार आपको दे देंगे 30 सितंबर। ठीक है। मैं आपको पूरी जनरल एंट्री समझाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा। तैयार रहना आप लोग। किसने खरीदे? इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर रोहन। ये भाई साहब ने एक कंपनी में $1000 के इन्वेस्टमेंट किए, और कंपनी ने बोला हम आपको इंटरेस्ट देते हैं 12%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ। अब सिचुएशन नंबर 1 देने जा रहा हूं मैं आपको। सिचुएशन नंबर 1 बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर आ जाते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में हम लिख रहे हैं कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, मिस्टर रोहन ने मिस्टर सोहन को सोल्ड आउट कर दिया है। सोल्ड।
और वो सेल किया है लेट से 31 जुलाई को। डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर इंटरनेशनल एग्जाम कॉमर्स की कोई सी भी पास करना हो, तो एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा इस बात की ओर इशारा करता हो कि भैया डेट देख लो, डेट के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज ये बात याद रहेगी आपको थ्रू आउट ये जर्नी कि सर हर डेट्स को हम बहुत ध्यान से रखेंगे। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डेट होती है, एंड होती है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। 31 दिसंबर है। सो 31 दिसंबर ईयर एंड है। मिस्टर रोहन ने मिस्टर सोहन को ये वाले नोट पेबल सेल कर दिए 31 जुलाई को। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट इंटरेस्ट किसको मिला होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट इंटरेस्ट किसको मिला होगा? उस पर्सन का नाम लिख दीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए। सर जिसको मिला होगा लेटेस्ट, लेटेस्ट किसको मिला होगा? तो सर 31 जुलाई की बात हो रही है अभी, तो जुलाई के पहले ऑब्वियस सी बात है मार्च आता है। तो मार्च में मिस्टर रोहन ने कितने महीने का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कितने महीने का रिसीव कर लिया है ये बता दीजिए आप। सर 6 मंथ का रिसीव कर लिया। कोई कंपनी की एक सिंपल सी पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कंपनी 6 6 महीने का इंटरेस्ट देती है। कंपनी ने 6 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। किसको दे दिया? रोहन को दे दिया। तो बेटा रोहन ने एक जनरल एंट्री पास करी होगी, जरा बताओ जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, क्योंकि हम तो जनरल एंट्री सीख रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ रोहन। चलिए आप लोग बताइए। जनरल एंट्री विद अमाउंट आपको बताना। मैं आप लोगों को सिखाने बैठा हूं तो मैं आपका भी लेवल जानना चाहता हूं। तो सर $8,000 का बॉन्ड था, 12% है तो उसका 6%, उसका 6 महीने का हो गया 660 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम हो गई होगी। हाँ सर इंटरेस्ट इनकम हो गई। कितनी हो गई? $60 की एंट्री हो गई। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एंट्री हुई है 31 मार्च को। अब मिस्टर रोहन 31 जुलाई को भी तो एक एंट्री करेंगे सेल करने की। बस यही एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई। ये एंट्री आपने बतानी है कि 31 जुलाई को मिस्टर मोहन को बॉन्ड सेल कर दिए। लेट से $1,000 में ही सेल किए हैं, अभी हम अमाउंट नहीं ले रहे। लेकिन मिस्टर रोहन जो है वो मिस्टर सोहन से एक बात करना चाहते हैं कि यार देखो आपको एक इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपनी से। मिलने वाला है? हाँ सर मिलने वाला है। कब मिलने वाला है मिस्टर मोहन को? जरा फटाफट डेट लिखो बेटा, सभी लोग चैट बॉक्स में, कि आपका ध्यान है। सितंबर में मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है। कितने महीने का मिलने वाला है ये भी आंसर आप ही लोगों को देना है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। तो सर 6 मंथ का मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है ये भी नाम बता दो आप। किसको मिलने वाला है? कंपनी का तो सिंपल रूल है कि जिसके पास वो बॉन्ड होंगे वो उसको दे देंगी। तो मिलने वाला मोहन को। मोहन को कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने को मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए मोहन ने बॉन्ड कब खरीदे हैं या नोट पेबल कब खरीदे हैं, ये बताओ मुझे आप। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। सर उसने खरीदे 31 जुलाई, तो जुलाई तो चला गया। एक्चुअली में उसको कितने महीने का मिलना चाहिए? कितने का मिलना चाहिए? सर 2 महीने का मिलना चाहिए, अगस्त और सितंबर। उसको मिलेगा कितना? उसको मिलेगा 6 महीने का। तो मिस्टर मोहन से क्या बोलेंगे आप ये बताओ मुझे। मिस्टर मोहन से क्या बोलेंगे कि भाई साहब देखो यार वो बॉन्ड मैंने 4 महीने एक्स्ट्रा होल्ड किए हुए हैं,
अगर आप देखा जाए तो 31 मार्च हमको लास्ट मिला, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब अप्रैल टू जुलाई तक मैं ऑनर था, तो मुझे मिलना चाहिए। बट क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी ऐसा हिसाब थोड़ी रखती किसके पास कब कब का, कंपनी ने बोला जिस दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस दिन किसके नाम पे है, तो आपके नाम पे, तो आपको 6 महीने का दे देगी। आप एक काम करो, 4 महीने का इंटरेस्ट आप मुझे पे कर दो अभी से। आप मुझे बताइए जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए। तो सर जनरल एंट्री तो ये होनी चाहिए, कैश अकाउंट तो आएगा अपने पास। अब कितना आएगा, तो सर 4 महीने का ले लिया जाएगा इंटरेस्ट, तो यहां पर आप इक्वल टू करेंगे 60, मल्टीप्लाई करेंगे 4, डिवाइड करेंगे 6। इतना सबको समझ में आता है ये क्यों किया, प्लस 1000। ये बात समझ में आ गई सभी को। 1040 अमाउंट मिस्टर रोहन को मिलेगा, और वो अपनी बुक से एक इन्वेस्टमेंट को बाहर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बुक में नोट रिसीवेबल लिखा होगा ना, क्योंकि उनके लिए तो वो इनका एसेट थी, वो तो बाहर कर देंगे 1000 की। और ये भाई साहब लिख, ये यहां पर एक इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे कि नहीं करेंगे। कितनों को ये एंट्री पूरी समझ में आ गई इन दी बुक्स ऑफ रोहन। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप भी तो सोचो ना, आप अपने हिसाब से सोचो कि यार हाँ इनकम। असली कमाल तो अब होता है इस 31 जुलाई को। मिस्टर, नाम से कंफ्यूजन ना होना, मोहन प्यारे क्या एंट्री करेंगे यहां पर। यहां पर जो बच्चा मुझे एंट्री बताएगा उसको मैं वाकई मानूंगा कि वो लड़का टैलेंटेड है। अगली 2-3 एंट्री, एक मुझे 31 जुलाई को आपसे एंट्री चाहिए इन दी बुक्स ऑफ मोहन, और मुझे आपसे 31 दिसंबर की एंट्री भी चाहिए, अगर आप वाकई टैलेंटेड अकाउंटेंट हैं तो, अकाउंटेंट अच्छे हैं तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट या पब्लिक अकाउंटेंट, या आपको वो उसमें अभी कैटेगरी, अभी आपको अकाउंटिंग की एंट्री अच्छी आती है या नहीं आती, ये डिसाइड करेगा अगला 2 एंट्री। शुरू हो जाइए, 2 मिनट का समय दूंगा सोचने के लिए, पॉज कर रहा हूं जब। तो यहां से ये तो साबित हो जाता है कि अकाउंटिंग में आप ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट वीक हैं। एक आध स्टूडेंट को मैं, अगर सीए कोई बैठे हों तो वो शायद आंसर ठीक दे दें, तो बाकी सबकी एंट्री गलत है। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट तो हमने किया है। इन्वेस्टमेंट तो हमने $1000 का किया है। अब मुझे बताइए, रो मोहन को एक बात पहले से पता है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। 40 का मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, आप मुझे बताओ। क्या ये उसके लिए एक्सपेंसेस है, या एक इंटरेस्ट रिसीवेबल वर्ड डाल दूं मैं। उसको मालूम है कि उसको 40 मिलेगा, और उसके जेब से आज जा चुका है टू कैश 1040। कितनों को ये एंट्री समझ में आ गई कि हाँ सही बात है सर, उसने एक काम किया है ना, 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसको मालूम है कि 6 महीने का उसको मिल जाएगा। असली बात तो यहां पर आती है अगली एंट्री। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि सर उसको 40 कहां मिलने वाला, उसको तो 60 मिलने वाला है। बिल्कुल 60 मिलने वाला, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस में किसी को पे कर चुका है, वो उसकी इनकम नहीं है। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर ये इनकम नहीं है, ये करंट एसेट है। सर जब 31 दिसंबर को वो कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगी, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट लिखेगा। कितना लिखेगा जरा फटाफट आप लोग बताना, कितना लिखेगा। फटाफट आंसर चाहिए मुझे। 20 लिख रहे हैं कई बच्चे, 60। कंपनी का तो रूल है
इंटरेस्ट दे देती 6 महीने का 60। हमारी इनकम अक्रूवल के हिसाब से कितनी है? सर हमारी इनकम अक्रूवल के हिसाब से तो 40 है। यार हमने 40 भी नहीं, 20 है। पूछो क्यों 20? सर हमने तो 2 महीने होल्ड किया ना, अगस्त और सितंबर। तो हमारा काम तो यहां से निकल जाता है सर। एक बार कैलकुलेट बता दो, 60 डिवाइडेड बाई 6 मंथ इंटू 20 हमारी इनकम होनी चाहिए। बाकी जो हमको पैसा मिला है वो किस चीज का मिला है? हम्म इंटरेस्ट, ये रिसीवेबल जो आपने ऊपर डेबिट किया था ना 40। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 100% समझ गए कि सर हाँ ये होती है अकाउंटिंग? इनमें से कुछ बच्चों की एंट्री ठीक है, कुछ की गलत है। और कुछ तो बच्चे क्लास में लेट आते हैं। अभी देखो 7 बच्चे लेट आ रहे हैं, 7 स्टूडेंट। चलिए, तो कुछ बच्चों को 100% सभी को समझ में आ गया है। सामने है आपके ट्रांजेक्शन। तो इससे हमको ये सीखने का, अब सोचो एग्जाम में आपसे ये टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं, अगर वो यहां पर एक वर्ड डाल दें, अगर कुछ भी ऐसा एरर आपके सामने क्रिएट कर दें, तो आपको पहचानते आना चाहिए आपके दिमाग में अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट इमीडिएटली क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये थी उसकी अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग। इसको हमने बोला कि अगर एक कंपनी क्या कर रही है, आपको इन बिटवीन कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है, तो इसी प्रकार से ये इन्वेस्टर की बुक्स में इन बिटवीन सेल्स की हमने क्या करी है, जनरल एंट्री को बहुत अच्छे से यहां पर डिस्कस कर लिया। तो ये एक छोटी सी भूमिका बनाकर आपको सुनाएगी। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। 3 कॉन्सेप्ट की 3 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट्स एक होती है डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, ये डिविडेंड के रिस्पेक्ट में मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। एक होती है डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट, कि आपने अनाउंसमेंट कर दिया है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट भी कह लीजिए इसको, डिक्लेरेशन डेट, अनाउंसमेंट डेट। एक होती है रिकॉर्ड डेट, एक होती है पेमेंट डेट। ये 3 डेट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि डिविडेंड अनाउंसमेंट कौन करता है, शेयर होल्डर करते हैं या कोई और करता है? कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। और एक होती है रिकॉर्ड डेट, उसके बारे में भी हम समझेंगे। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है। जैसे एक कंपनी ने अनाउंसमेंट दिया कि 1 जनवरी को, है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ये अनाउंसमेंट हो गया, दिस इज द अनाउंसमेंट। तो कंपनी, अब इस डेट के बाद कुछ लोग शेयर बाय और खरीद, ये हो सकता ना कि हम 1 जनवरी को केवल अनाउंसमेंट हुआ है, अभी एक्चुअल थोड़ी थोड़ी बांट दिया है। अब यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि कंपनी जिस भी पर्सन का नाम रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा, उसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड दे देंगे। और यहां पर डिसाइड हो गया कि लेट से 14 जनवरी, 14 जनवरी में जिसका भी नाम शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर में लिखा, उसको कंपनी डिविडेंड देगी लीगली, मतलब लीगल राइट टू रिसीव अ डिविडेंड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीगल राइट टू रिसीव अ डिविडेंड।
बात समझ में आ गई? और ये है एक्चुअल पेमेंट डेट। अब मैं आप लोगों के अनुभव से पूछना चाहता हूं, किस डेट पर कंपनी को अपनी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? जो भी आपको लगता, अनाउंसमेंट डेट पर, रिकॉर्ड डेट पर, या एक्चुअल पेमेंट डेट? और एक्चुअल पेमेंट डेट हम 16 जनवरी लिख रहे हैं, 16 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एंट्री ऑल्सो। तो मेजोरिटी स्टूडेंट जो कहना चाह रहे हैं 14 जनवरी, तो गलत है। 14 जनवरी पे लीगली राइट है। 14 जनवरी तक जिसका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर पे होगा उसको मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं, तो लायबिलिटी हमेशा अनाउंसमेंट डेट, डिक्लेरेशन डेट पर ही क्या कर ली जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती। तो ये डेट होगी लायबिलिटी वाली डेट कंपनी की बुक्स में। ध्यान रखना, कंपनी हमेशा अपनी बुक्स में लायबिलिटी जिस दिन डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है उसी दिन कर लेती है। अब यहां पर मिस्टर रोहन ने अपने शेयर 15 जनवरी को सोल्ड कर दिए। आप मुझे बताइए, रोहन ने मोहन को बेच दिए, किसको मिलेगा डिविडेंड? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रोहन को मिलेगा, ना कि मोहन को मिलेगा। ध्यान रखना, कंपनी ने तो 14 जनवरी का रजिस्टर उठाना है, 15 जनवरी का रजिस्टर नहीं उठाना, क्योंकि 15 जनवरी का कोई रजिस्टर ही नहीं है। कंपनी तो देखेगी 14 जनवरी तक कौन कौन के पास, कौन कौन का नाम कंपनी के शेयर होल्डर के नाम में लिखा हुआ है, दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव दी डिविडेंड, इंटाइटल्ड। तो अब बात आती है कि सर 1 जन, और लेट से डिविडेंड का अमाउंट था 1 लाख रुपीज। अलग अलग डेट पर बिल्कुल जनरल एंट्री बता दो आप मुझे इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। मैं तो आपसे इन दी बुक्स ऑफ कंपनी पूछ रहा हूं। 1 जनवरी को जनरल एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए, और 14 जनवरी को क्या होना चाहिए, और 16 जनवरी को क्या होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे तरीके से लॉजिकली सोच सकते हैं। 1 लाख रुपीज का डिविडेंड। तो सर सिंपल सी बात है, 1 जनवरी को कंपनी अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी बुक करेगी, और डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से दिया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। अभी कोई एक्चुअल में पेमेंट थोड़ी किया है, ठीक है। टू क्या कर दें सर यहां पर, और कुछ नहीं करना, टू बस 1 लाख कर दो। बताइए 14 जनवरी को कंपनी क्या जनरल एंट्री पास करेगी, कौन बताएगा? हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है सर, 14 जनवरी को कोई एंट्री नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना है कि नो एंट्री, उस दिन नो एंट्री। 14 जनवरी को नो एंट्री, कि सर रिकॉर्ड डेट पे कंपनी को एंट्री नहीं करती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं करती, क्योंकि कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उस दिन हुआ ही नहीं है। ना कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आई है, ना कोई कंपनी ने लायबिलिटी का पेमेंट किया है। तो काई की एंट्री, क्या मेमोरेंडम एंट्री, कि हम अपने रजिस्टर में किसी का नाम लिख रहे हैं उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री कर लें? अकाउंट्स में वही एंट्री रिकॉर्ड होती है जिस पे एसेट लायबिलिटी का कोई इंपैक्ट पड़ रहा हो। तो सर उस दिन पे तो एसेट और लायबिलिटी का तो एग्जामिनर अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले, ऑन अ रिकॉर्ड डेट व्हाट जनरल एंट्रीज हैज टू बी पास, तो फिर आप वहां ढूंढ रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो लायबिलिटी एसेट, तो नो एंट्री, ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट डेट की तो जनरल एंट्री बिल्कुल सिंपल है सर, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो, टू कैश कर दो।
तो डेट्स आपको बहुत याद होना चाहिए। आप मेन क्लास से पहले एक बात समझ लीजिए, अगर पास होना है, इस वर्ड को बहुत बड़ा कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डेट्स के आपने अगर अपने दिमाग में इस वर्ड को नहीं उठाया कि सर डेट्स डेट्स डेट्स, क्वेश्चन को पढ़ते समय हमेशा हमारा माइंड इस बात की ओर स्ट्राइक करना चाहिए कि यार कहीं मैं डेट को पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहा हूं। एक गलत डेट पढ़ना आपका एक एग्जाम फेल करा सकती है। स्पेशली यूएससीपीए वाले स्टूडेंट से कहने जा रहा हूं एक बात, जब भी आप सिमुलेशंस करेंगे, मेरी इस बात को 3 बार सुन लीजिए, आपकी 10 से 15% गलती डेट्स के कारण, 10% गलतियां आपकी होंगी रीडिंग मिस्टेक के कारण, 5% गलतियां आपकी ईयर के कारण गलतियां होंगी, ईयर्स के कारण। आपको लगेगा 2010 में एंट्री करनी थी, वो तो 2011 की पूछ रहा है। कई बार आप पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप को गलत पढ़ जाएंगे, उसके कारण भी गलती हो सकती है। तो इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है रीडिंग स्किल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। जैसे अभी देखो, हमने इस क्वेश्चन में रोहन और मोहन पढ़ा ना, यहाँ पे रोहन मोहन सोहन, फिर हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्री कर मारी, देखो यहाँ पे। अगर आपने अपनी इस स्किल को इंप्रूव कर लिया, आपके 10 से 15% मार्क्स एग्जाम वाले डे पर, अपने आप को जिस दिन आप सुबह एग्जाम देने जाओ, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, तो मुझे नहीं पता कब कौन देने जा रहा है एग्जाम। जब भी एग्जाम देने जाओ, सुबह अपने आप से बात करना कि मुझे डेट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मुझे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? अभी बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट कितने स्टूडेंट को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गए? हैंड रेस कर दो बेटा, पता चलना चाहिए क्लास में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट को चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर हमारी फंडामेंटल क्लासेस वो दुनिया में सबसे अलग है। हम लोकल चीजें नहीं पढ़ाते, हम आपको क्रिटिकल चीजें पढ़ाते हैं बेसिक क्लासेस में। क्रिटिकल चीजें कि जो अभी आप तीनों उसमें देख रहे होंगे कि मैं आपको कोई बेसिक अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको टेक्निकल पार्ट सिखा रहा हूं, छोटे छोटे। तो अगला सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर हमारी एक लोन की अकाउंटिंग क्या होती है, लोन अकाउंटिंग फिनिश होती है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी सर, कि इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड। अब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि लोन में अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड होता है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे अमोर्टाइजेशन वर्ड से? पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है ये वर्ड। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज पहली बार बैठ रहा है, तो उसको सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड लोन अकाउंटिंग के लिए। इसको हम फेयर वैल्यू ऑफ लोन अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ये केवल उसका बेसिक था, ये एडवांस पूरा नहीं कि यहां कोई लोन अकाउंटिंग खत्म हो गई, ये केवल बेसिक्स था लोन अकाउंटिंग का। तो हमने इसको बहुत ही एक सेगमेंट में क्या किया, क्योंकि सेगमेंट वाइज हमारी क्लासेस हो रही हैं,